सोचिए क्या होता है जब दो दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक ऐसी दुनिया जो जमीन को बस एक चीज समझती है जिसे खरीदा बेचा जा सके, और दूसरी दुनिया, उसके लिए जमीन मां है। आज हम इसी टकराव की कहानी को समझेंगे। ये कहानी सिर्फ जमीन छीनने की नहीं, बल्कि सोच के, नजरियों के टकराव की है। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पावरफुल सवाल से। हेनरी रेनॉल्ड्स का ये सवाल है, हमें क्यों नहीं बताया गया? उन्होंने ये सवाल ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के बारे में पूछा था। एक ऐसा इतिहास जिसे, जानते हैं, अक्सर नजरअंदाज ही कर दिया गया। और यही सवाल हमें उकसाता है उस कहानी की पड़ताल करने के लिए जिसे बहुत लंबे समय तक खामोशी में दबा दिया गया। तो फिर इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें जो यूरोपियन स्टाइल के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं ना, उनसे थोड़ा आगे देखना होगा। मतलब हमें उन आवाज़ों को सुनना होगा, उन स्रोतों को खोजना होगा जो उन लोगों की कहानी बताते हैं जिनकी ज़मीनें ही उनसे ले ली गई थी। देखिए, इतिहास सिर्फ किताबों में ही तो नहीं लिखा जाता है ना। मूल निवासियों का जो इतिहास है वो तो उनकी कहानियों में जिंदा है, उनके गीतों में, उनकी कला में और उनकी मौखिक परंपराओं में, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। और ये उतने ही ज़रूरी और वैलिड सोर्स हैं जितना कोई भी लिखा हुआ दस्तावेज। असल में बात यह है कि इन संस्कृतियों के पास अपने अतीत को रिकॉर्ड करने के, अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के अपने तरीके थे। लेकिन हुआ क्या? उपनिवेशवादियों ने अक्सर इसे इतिहास मानने से ही इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि ये उनके बनाए हुए फॉर्मेट में, उनके खांचे में फिट नहीं बैठता था। तो चलिए अब उस बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर ये सब हुआ क्यों? इस ग्लोबल एक्सपेंशन के पीछे की असली वजह क्या थी? इन यूरोपियन शक्तियों ने अपनी सीमाओं से हजारों मील दूर जाकर ये कॉलोनियां बनाई ही क्यों? अब ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि पावर का बैलेंस कैसे शिफ्ट हो रहा था। 17वीं सदी के बाद स्पेन और पुर्तगाल जैसे जो पुराने साम्राज्य थे वो एक तरह से रुक गए, और उनकी जगह किसने ली? ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड जैसी नई और ज्यादा आक्रामक ताकतों ने, जो पूरी दुनिया में फैलने लगी। तो इसके पीछे के जो इंजन थे वो असल में 3 बड़े आर्थिक कारण थे। सबसे पहला तो था सीधा सीधा मुनाफा, पैसा। दूसरा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए कच्चे माल की जबरदस्त भूख। और तीसरा, उन कारखानों में जो माल बन रहा था उसे बेचने के लिए नए बाजारों पर कब्जा करना। तो क्यों का जवाब तो हमें मिल गया। अब आते हैं कैसे पर। मतलब इन यूरोपियन शक्तियों ने इतने बड़े बड़े इलाकों पर कंट्रोल किया कैसे? उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? और यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि कॉलोनी बनाने का कोई एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं था। हर जगह पर कंट्रोल करने का तरीका वहाँ के हालात के हिसाब से बिल्कुल अलग था। ये टेबल 2 एकदम अलग मॉडल दिखाती है। एक तरफ है दक्षिण एशिया। यहाँ क्या हुआ? ट्रेडिंग कंपनियों ने पॉलिटिकल पावर हासिल की और पुराने सिस्टम का इस्तेमाल करके ही आर्थिक कंट्रोल बना लिया। दूसरी तरफ है अफ्रीका, जहां पूरे के पूरे महाद्वीप को जैसे कोई केक हो सीधे सीधे यूरोपीय ताकतों के बीच बांट दिया गया। और इन सबका नतीजा क्या निकला? नतीजा था 2 दुनियाओं का टकराव। ऐसी दुनियाएं जिनके जीने का, सोचने का हर तरीका एक दूसरे से एकदम जुदा था। और यही टकराव विस्थापन की असली वजह बना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सेटलर्स या बसने वाले थे कौन। सीधी सी बात है, ये वो लोग थे जो इन नई जमीनों पर परमानेंटली रहने के इरादे से आए थे, और ये अक्सर उन्हीं ताकतों का हिस्सा थे जो उपनिवेश बना रही थीं। इसके उदाहरण आपको दुनिया भर में मिल जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में डच को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ब्रिटिश को, या फिर पूरे अमेरिका में बसे यूरोपियंस को। इन सभी जगहों पर कहानी कमोबेश एक जैसी ही थी। और बिल्कुल यहीं पर टकराव का सबसे बड़ा पॉइंट सामने आता है। सेटलर्स के लिए जमीन क्या थी? एक कमोडिटी, एक चीज जिसे खरीदो बेचो। लेकिन मूल निवासियों के लिए, उनके लिए जमीन पवित्र थी, एक ऐसी चीज जो पूरे समुदाय की है, जिसका कोई एक मालिक नहीं हो सकता। ये सिर्फ 2 नजरियों का नहीं, बल्कि 2 अस्तित्वों का टकराव था। तो फिर इस ऐतिहासिक टकराव का असर क्या हुआ और क्यों इसकी गूंज हमें आज भी सुनाई देती है? चलिए अब इस बातचीत के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। असल में ज़मीन को देखने का ये जो फ़र्क था ना, यही वो मैकेनिज़्म था, यही वो तरीका था जिससे मूल निवासियों को उनकी अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। सोचिए, जब एक पक्ष ज़मीन को सिर्फ खरीदने बेचने की चीज़ माने और दूसरा उसे अपनी माँ समझे, तो टकराव तो होना ही है। जरा इस नंबर को देखिए, 30,000। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है,
बल्कि एक पूरी सभ्यता के इतिहास की गहराई है। हम बात कर रहे हैं उस वक्त की जब ये दुनिया आज से बहुत बहुत अलग थी। इसे समझना इस कहानी के बड़े कैनवास को महसूस करने जैसा है। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव हमें ले जाता है अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदों की जड़ों तक। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, बल्कि महाद्वीपों के पार इंसान के हौसले और हिम्मत की एक जबरदस्त दास्तान है। तो सवाल ये उठता है कि ये लोग आखिर अमेरिका पहुंचे कैसे? सोचिए, आज से लगभग 30,000 साल पहले, जब धरती का नक्शा कुछ और ही था। एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच एक जमीनी पुल हुआ करता था जिसे बेरिंग लैंड ब्रिज कहते हैं। ये वही रास्ता था जहां से इंसानों ने एक नई दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। अच्छा, तो बाहरी दुनिया से मिलने से पहले उनकी अपनी दुनिया थी कैसी? चलिए 17वीं सदी से भी पहले के उस दौर में चलते हैं जब ये पूरा महाद्वीप अपनी ही धुन में जी रहा था, एक आत्मनिर्भर और जिंदा दिल दुनिया। उस जमाने में जो नेटिव लोग थे वो प्रकृति के साथ कह सकते हैं कि एक लय में रहते थे। वो नदी घाटियों के पास अपने समूह बनाकर रहते थे, जहां जिंदगी के लिए जरूरी हर चीज मौजूद थी। उनका खाना जमीन से आता था, मछली, मांस, सब्जियां और सबसे खास चीज मक्का। ये सिर्फ पेट भरना नहीं था, बल्कि जमीन के साथ एक गहरा रिश्ता था। अब इस कहानी को समझने के लिए उनकी इकोनॉमी को समझना बहुत बहुत जरूरी है। वो जिसे कहते हैं निर्वाह अर्थव्यवस्था या सबसिस्टेंस इकोनॉमी, उसमें जीते थे। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कुछ भी बनता था वो समुदाय के इस्तेमाल के लिए होता था, मुनाफे या बेचने के लिए नहीं। ये सोच यूरोप की बाजार वाली दुनिया से एकदम अलग थी और यही आगे चलकर टकराव की एक बहुत बड़ी वजह। और इसी इकोनॉमी का असर उनके कल्चर पे भी साफ दिखता था। चीजें खरीदी या बेची नहीं जाती थीं, बल्कि तोहफे के तौर पर दी जाती थीं। इससे आपस में रिश्ते मजबूत होते थे। उनकी ढेरों भाषाएं थीं, पर उनका इतिहास और ज्ञान वो किताबों में नहीं, बल्कि कहानियों के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता था। और फिर 17वीं सदी आई और बस सब कुछ बदल गया। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं पहली बार आमने सामने आईं और इतिहास ने एक नई करवट ले ली। अब देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि ये पहली मुलाकात बड़ी टेंशन वाली रही होगी, पर मजे की बात यह है कि शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब यूरोपीय व्यापारी पहली बार उत्तरी तट पर पहुंचे तो वहां के नेटिव लोगों ने खुले दिल से उनका स्वागत किया था। तो बहुत जल्द दोनों के बीच चीजों का लेन देन शुरू हो गया। यूरोपीय अपने साथ कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूकें और शराब जैसी चीजें लाए और बदले में नेटिव लोगों ने उन्हें वो कीमती चीजें दी जिनकी यूरोप में जबरदस्त मांग थी, खास तौर से जानवरों की खाल यानी फर और दूसरे लोकल प्रोडक्ट्स। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये जो सीधा साधा सा व्यापार दिख रहा था, इसकी एक छिपी हुई कीमत थी, एक बहुत भारी कीमत जिसका अंदाजा उस वक्त शायद किसी को भी नहीं था। और इन सब चीजों में जो सबसे खतरनाक चीज साबित हुई वो थी शराब। नेटिव समुदायों ने पहले कभी इसका सामना नहीं किया था और देखते ही देखते इसकी लत एक बड़ी समस्या बन गई। और ये जो निर्भरता थी, ये यूरोपियंस के हाथ में एक हथियार बन गई, जिससे वो व्यापार की शर्तें अपने हिसाब से तय करने लगे। और यहीं पर इतिहास का एक मजेदार या कहें कि अजीब सा पहलू सामने आता है। एक तरफ जहां नेटिव लोग शराब की लत से जूझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यूरोप से आए लोग भी एक नेटिव प्रोडक्ट यानी तंबाकू के आदी होते जा रहे थे। ये दिखाता है कि कल्चर का लेन देन कितना पेचीदा हो सकता है। अब हम इस कहानी की जड़ तक पहुंचते हैं। यह सिर्फ सामान या जमीन का टकराव नहीं था, ये दुनिया को देखने, उसे समझने के दो बिल्कुल अलग नजरियों का टकराव था। यूरोप से आए लोग नेटिव्स को अक्सर नोबल सैवेज कहते थे, मतलब नेक जंगली। सुनने में शायद अच्छा लगे, पर इसका मतलब था कि वो उन्हें सरल तो मानते थे, पर अपने बराबर का सभ्य नहीं, और खुद को तो वो सिविलाइज्ड यानी सभ्य समझते ही थे। यही सोच उनके रिश्ते की बुनियाद में ही एक गहरी खाई बना रही थी। और ये फर्क हर चीज में था। सोचिए, एक तरफ नेटिव्स के लिए व्यापार का मतलब था तोहफे देना, रिश्ते बनाना। दूसरी तरफ यूरोपियंस के लिए इसका मतलब था प्रॉफिट, मुनाफा। प्रकृति को लेकर भी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ जानवरों का सम्मान था, ये डर था कि वो बदला लेंगे, तो दूसरी तरफ बीवर जैसे जानवरों का शिकार करके उन्हें लगभग खत्म ही कर दिया गया। जमीन एक के लिए साझा रास्ता थी, तो दूसरे के लिए खेत बनाने की जगह। और आखिर में इतिहास, एक का जुबानी तो दूसरे का लिखा हुआ। ये छोटे मोटे अंतर नहीं थे, ये जिंदगी जीने के दो अलग अलग फलसफे थे। जरा सोचिए, 1840 का दशक चल रहा है और जगह है कैलिफोर्निया,
हवा में एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन ये खामोशी बस टूटने ही वाली है, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, सिर्फ एक खोज, एक ऐसी चीज जो न सिर्फ कुछ लोगों की किस्मत बदलने वाली थी, बल्कि एक पूरे महाद्वीप के भविष्य को एक नया आकार देने वाली थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे गोल्ड रश की उस लहर ने एक पूरे देश को तरक्की की राह पर दौड़ा दिया। ये देखना कमाल का है कि सोने की खोज का असर कितनी तेजी से फैला। मतलब ये सिर्फ सोना निकालने की बात नहीं थी, अरे इसने तो जैसे पूरे देश में एक इंडस्ट्रियल क्रांति की चिंगारी लगा दी। महाद्वीप को आर पार जोड़ने के लिए रेलवे लाइनें बिछने लगीं। अब रेलवे लाइनें बनेंगी तो जाहिर है रेलवे के सामान बनाने की इंडस्ट्रीज भी खड़ी हो गईं। खेती के लिए नई नई मशीनें बनने लगी और इन सब से क्या हुआ, हजारों लाखों लोगों को काम मिला और देखते ही देखते नए नए शहर और फैक्ट्रियां उगने लगी। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से बदला। सोचिए, सिर्फ 50 साल के अंदर एक अकेली खोज ने पूरे देश की तस्वीर ही बदल दी। जो कहानी 1840 के दशक में शुरू हुई थी, वो 1890 आते आते अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बना चुकी थी। ये तुलना तो और भी साफ साफ दिखाती है कि ये बदलाव कितना बड़ा था। बस 30 साल में एक देश जो खेती पर निर्भर था, वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ताकत बन गया। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं थी, ये तो एक जबरदस्त लीप था। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। इस सारी चमक दमक, इस सारी तरक्की के पीछे एक और सच्चाई भी थी। तो सवाल ये उठता है कि इस नए अमेरिकी सपने से कौन बाहर रह गया था? इसकी कीमत किसने चुकाई? तो चलिए अब कहानी के इस दूसरे हिस्से को देखते हैं और समझते हैं कि इस तरक्की की असल कीमत क्या थी। एक ऐसी नींव जो सबके लिए बराबर नहीं बनाई गई थी। देखिए, इस देश की नींव रखी गई थी बड़े बड़े सिद्धांतों पर। आज़ादी, बराबरी। अमेरिकी क्रांति ने ऐसे आदर्श दिए जो सबके लिए इंसाफ का वादा करते थे। और इसी का एक बड़ा हिस्सा था डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र। ये अमेरिका की पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। ये विचार कि हर नागरिक को सरकार में हिस्सा लेने का हक है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा लेकिन आता है। ये जो वादा था ना, ये सबके लिए नहीं था। श्वेत पुरुषों को तो वोट देने का हक मिला, लेकिन इस जमीन के जो असली बाशिंदे थे, जो मूल निवासी थे, उन्हें इस पूरी प्रक्रिया से साफ साफ बाहर रखा गया था। बिल्कुल इसी तरह संपत्ति का अधिकार, यानी राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत था। संविधान ने कहा कि नागरिकों की निजी संपत्ति की रक्षा की जाएगी, जो देश के विकास के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन एक बार फिर सवाल वही है, किसके लिए? ये अधिकार भी चुनिंदा लोगों के लिए ही था। श्वेत नागरिकों को तो जमीन का मालिक बनने की गारंटी दी गई, पर मूल निवासियों को इस हक से बाहर कर दिया गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? उनकी जमीनों से उन्हें हटाना कानूनी तौर पर आसान हो गया। ये बहिष्कार का एक बहुत ताकतवर तरीका था। लेकिन जैसा हम जानते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 20वीं सदी आते आते बदलाव की एक धीमी सी हवा चलने लगी और न्याय की तरफ एक लंबे सफर की शुरुआत हुई। ये टाइमलाइन अमेरिका और कनाडा दोनों देशों में हुए कुछ बहुत अहम कानूनी बदलावों को दिखाती है। जैसे 1934 में अमेरिका में आया इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इसने रिजर्वेशन पर रह रहे मूल निवासियों को अपनी जमीन पर ज्यादा कंट्रोल दिया, उन्हें लोन वगैरह लेने में मदद की। फिर 1954 में भारतीय अधिकारों की घोषणा हुई, जिसके बाद कुछ मूल निवासियों ने अमेरिकी नागरिकता भी अपनाई। और अगर कनाडा की बात करें तो 1982 का संविधान अधिनियम बहुत खास था, क्योंकि इसने पहली बार आदिवासी और संधि अधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता दी। हाँ, ये सब एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई के बस शुरुआती कदम थे, लेकिन बहुत जरूरी कदम थे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40,000 साल। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतने लंबे, इतने विशाल समय से ऑस्ट्रेलिया में स्वदेशी लोग रह रहे थे, इससे बहुत पहले कि कोई यूरोपीय जहाज वहां तक पहुंचा हो। ये तो मानव इतिहास की एक बहुत गहरी और अक्सर अनसुनी दास्तान। लेकिन सोचिए, इतनी पुरानी और इतनी समृद्ध कहानी को इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दिया गया, उसे लगभग मिटा ही दिया गया था। आज हम यही जानेंगे कि कैसे एक जीती जागती संस्कृति को खामोश करने की कोशिश हुई और फिर कैसे उस खामोशी को तोड़ने की हिम्मत की गई। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के असली पहले निवासियों की, फिर आएगा उपनिवेशीकरण और संघर्ष का दौर,
उसके बाद हम विवादास्पद श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति को समझेंगे। फिर देखेंगे वो मोड़ जहां से चीजें बदलनी शुरू हुईं, और आखिर में इस पूरे इतिहास की आज की विरासत क्या है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले समय में पीछे चलते हैं, साल 1770 से भी पहले, उस ऑस्ट्रेलिया में जहां यूरोपीय लोगों के कदम अभी नहीं पड़े थे। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 40,000 साल पहले लोग न्यू गिनी से चलकर ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर पहुंचे। ये थे ऑस्ट्रेलिया के पहले निवासी, आदिवासी लोग। और वो कोई एक जैसा समूह नहीं था, नहीं, बल्कि 350 से लेकर 750 तक अलग अलग समुदाय थे। सोचिए, हर समुदाय की अपनी अलग भाषा, अपनी अलग संस्कृति। कितना रंग बिरंगा और विविध समाज रहा होगा। और हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया में 2 मुख्य स्वदेशी समूह हैं। एक हैं आदिवासी, जो मुख्य भूमि यानी मेनलैंड पे रहते हैं, और दूसरे हैं टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स, जिनका मूल और इतिहास अलग है। तो दोनों का सम्मान करना और उनके बीच के इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। और फिर समुंदर के रास्ते यूरोपीय खोजकर्ता आने लगे। 1606 में विलियम जॉन्स ने पहली बार इस धरती को देखा। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 1770 में, जब कैप्टन जेम्स कुक ने पूर्वी तट पर उतरकर ब्रिटेन का झंडा गाड़ दिया और उस जगह को नाम दिया न्यू साउथ वेल्स। बस यहीं से ऑस्ट्रेलिया के इतिहास ने एक नया और कह सकते हैं एक दर्दनाक मोड़ ले लिया। यूरोपीय बस्तियों की शुरुआत के साथ ही संघर्ष का एक नया अध्याय खुला। ये कोई शांतिपूर्ण बदलाव नहीं था, ये एक टकराव था जिसने ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को बसाने का तरीका भी बड़ा अजीब था। ब्रिटेन ने इसे एक तरह से अपनी खुली जेल बना लिया था। वो अपने अपराधियों को जहाज़ों में भरकर यहां भेजते, सजा पूरी होने के बाद उन्हें आज़ाद तो कर देते थे, लेकिन उन्हें वापस ब्रिटेन लौटने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी उसी अनजान धरती पर गुजारनी पड़ती थी। और इसका सबसे भयानक असर पड़ा वहां के मूल निवासियों पर। रातों रात वो अपनी ही जमीन पर बेगाने हो गए। उन्हें उनकी जमीन से भगा दिया गया और फिर गुलामों की तरह उनसे कठोर काम करवाया गया। बाद में खेतों और खदानों में काम करने के लिए चीन से भी सस्ते मजदूरों को लाया गया। धीरे धीरे ये जो भेदभाव था वो सिर्फ लोगों के व्यवहार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक कानून बन गया, एक ऐसी पॉलिसी जिसे इतिहास में श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा कानून जो नस्ल के आधार पर लोगों को बाहर रखने के लिए ही बनाया गया था। इस नीति का मकसद बिल्कुल साफ और क्रूर था। मकसद था सभी गैर श्वेत लोगों को, मतलब जो गोरे नहीं थे, उन्हें ऑस्ट्रेलिया में आकर बसने से रोकना। यह ऑस्ट्रेलिया को एक खास तौर पर श्वेत यानी ब्रिटिश राष्ट्र बनाए रखने की एक कोशिश थी। और ये काला कानून दशकों तक ऑस्ट्रेलिया पर हावी रहा। आप अंदाजा लगाइए कब तक? 1974 तक। जी हां, 1974 में जाकर इस भेदभाव से भरी नीति को आधिकारिक तौर पर खत्म किया गया। यह ऑस्ट्रेलियाई समाज के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव था। इस नीति के खत्म होने के साथ ही एक नए दौर की आहट सुनाई दी। 20वीं सदी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार अपने इतिहास की उस गहरी चुप्पी को तोड़ना शुरू किया जो उसने अपने ही स्वदेशी लोगों पर थोप दी थी। 1968 में एक विद्वान थे, W.E.H. स्टैनर। उन्होंने इस चुप्पी को एक नाम दिया, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, यानी ऑस्ट्रेलिया की महान चुप्पी। ये शब्द दिखाता है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया ने जानबूझकर एक इरादे के साथ अपने इतिहास के एक बहुत बड़े और अहम हिस्से को भुलाने की कोशिश की थी। और इस चुप्पी की जड़ में एक कानूनी झूठ था, एक शब्द टेरा न्यूलियस। इसका मतलब होता है किसी की भी भूमि नहीं या खाली जमीन। यही वो सिद्धांत था जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने ये कहकर किया कि अरे ये जमीन तो खाली पड़ी थी, और इसी झूठ की आड़ में उन्होंने पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर लिया, जबकि सच तो ये था कि वहां लाखों लोग हजारों सालों से रह रहे थे। पर फिर बदलाव की हवा चली। 1974 में श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति खत्म हुई। 1992 में एक ऐतिहासिक फैसले में ऑस्ट्रेलिया के हाईकोर्ट ने टेरा न्यूलियस के झूठ को खारिज कर दिया और मूल निवासियों के भूमि अधिकारों को माना। फिर स्टोलन चिल्ड्रन की दर्दनाक कहानी सामने आई, वो बच्चे जिन्हें जबरन उनके परिवारों से छीन लिया गया था। और 1999 में देश ने पहली बार नेशनल सॉरी डे मनाकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। तो इस पूरी कहानी का आज क्या मतलब है? इस लंबे और दर्द भरे इतिहास की विरासत क्या है? चलिए अब अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं।
सीधी सी बात है, यूरोपीय लोगों के आने से यहाँ के मूल निवासी अपनी ही जमीन से उजड़ गए। शुरू में जो थोड़ी बहुत दोस्ती की बातें हुईं, वो बहुत जल्द जमीन और संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई में बदल गईं। असल में ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था, और इस टकराव का नतीजा बहुत विनाशकारी था। पीढ़ियों से चला आ रहा सांस्कृतिक ज्ञान नष्ट हो गया और स्वदेशी समुदायों को ऑस्ट्रेलियाई समाज में हाशिए पर धकेल दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 20वीं सदी में न्याय के लिए आवाजें उठनी शुरू हुईं और स्वदेशी अधिकारों को कानूनी और सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए एक लंबा और मुश्किल संघर्ष शुरू हुआ। मगर इसमें कड़वी सच्चाई भी छुपी है। ये जो मान्यता मिली, ये बहुत देर से मिली। तब तक इतना नुकसान हो चुका था जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता, और उसका असर आज भी वहां महसूस किया जाता है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब किसी कहानी को, किसी इतिहास को दशकों तक खामोश कर दिया जाए, तो क्या उसकी आवाज कभी भी पूरी तरह से सुनी जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी ऑस्ट्रेलिया ढूंढ रहा है। उम्मीद है कि ये जानकारी इस जटिल इतिहास को समझने में मदद करेगी। अगर आपको ये उपयोगी लगा तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं, खासकर वो स्टूडेंट्स जो क्लास 11 हिस्ट्री को एनसीईआरटी की गहराई के साथ पढ़ना चाहते हैं। याद रखिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।